हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं कक्षा 10th का मैथ चैप्टर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। सबसे पहले हम जो बेसिक्स था वो तो हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6.1 प्रमेय। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार प्रमेय जो है 6 चैप्टर का प्रमेय जो है 6.1, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। इसे हम थेल्स प्रमेय को हम आधार अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। आधार अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं इसे थेल्स प्रमेय। थेल्स कौन थे? थेल्स एक क्या थे? मैथ के एक बहुत ही एक विज्ञान समझ लीजिए, एक वैज्ञानिक थे थेल्स, जो कि अपने नाम पर लगाकर जो है एक प्रमेय दिया जिसे थेल्स प्रमेय या आधार अनुपातिकता प्रमेय कहते। एक थेल्स जो था यह एक गणितज्ञ था, मतलब गणितज्ञों का जानकारी करने वाला था, जो कि एक गणितज्ञ था जिसे थेल्स का कहा जाता है। इसका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन हम थेल्स के नाम से जानते हैं। जो प्रमेय दिया था उसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसे हम आधार अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो आखिर में थेल्स प्रमेय यानी आधार अनुपातिकता प्रमेय जो है यह होता क्या है? तो थेल्स प्रमेय जो है, जब किसी त्रिभुज में, इसमें लिखा हुआ किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वह अन्य भुजा के जो दो भुजा बच जाता उस भुजा को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु क्या होते हैं? उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे ही हम क्या थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो जो प्रमेय होता है उसे हम सिद्ध करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। यह वीवीआई का हल क्यों इसलिए लिखे दिए हैं क्योंकि यह बिहार बोर्ड एग्जाम में, इसमें अगर कहेगा थेल्स प्रमेय को लिख कर सिद्ध करे तो यह 5 नंबर में पूछेगा, और डायरेक्ट लिखेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे तो यह उसमें थेल्स प्रमेय दिया रहेगा और उसको सिद्ध करना है तो वह 2 नंबर में पूछेगा। तो थेल्स प्रमेय को लिख कर सिद्ध करना है तो आप इसको डिफिनेशन जो है उसको याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 6.1 प्रमेय है। आपको कहा जाएगा कि 6.1 प्रमेय या थेल्स प्रमेय या आधार अनुपातिकता प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें। तो आप जैसे हम सिद्ध करेंगे उसी तरह सिद्ध करेंगे। तो जो प्रमेय होता है उसको सिद्ध करने के सिर्फ 4 ही चरण होता है। सबसे पहला जो होता है दिया है, जो इस क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सब लिख देना है। और दूसरा जो होता है सिद्ध करना है, यानी क्या चीज सिद्ध करना है। और तीसरा यदि करना होगा, यदि सिद्ध करना होगा तो रचना के जरूरत पड़ेगा तो रचना करेंगे। और चौथा जो होता है यह क्या होता है? प्रमाण होता है, यानी इसको उत्पत्ति, इसका जो प्रमाण होता है वो प्रमाण प्रूव करना है। तो सबसे पहला जो चरण है वो क्या है? दिया है। तो इसमें क्या क्या दिया है कि किसी त्रिभुज में, तो हम मान लेते हैं कि किसी त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। मान लिए कि हम ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें किसी त्रिभुज में यानी ए बी सी त्रिभुज में क्या कर रहा? एक भुजा के समांतर। तो हम मान लेते हैं कि बी सी भुजा जो है इसके समांतर क्या हुआ? खींची गई रेखा, इसके समांतर हम एक रेखा को खींचते हैं। इसके समांतर एक रेखा खींचे जिसका नाम हम डी दिए, डी और ई दिए। तो हम यह जो डी और ई रेखा खींचे यह अन्य दो भुजाओं को, यानी अन्य दो भुजा बच गया कौन? बीसी के समांतर तो एक रेखा तो खींच गया। तो बोल रहा है कि अन्य दो भुजाओं यानी ए बी और ए सी क्या है? दो भुजा यानी अन्य दो भुजा है। तो इसको जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु क्या करते हैं? इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम दिया में लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या क्या हुआ है कि बीसी भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा खींचा गया है। त्रिभुज में भुजा बीसी के समांतर डीई रेखा है, या क्या डीई समांतर किसके? बीसी के तथा डीई जो रेखा है
यह भुजा ए बी को डी बिंदु पर और एसी भुजा को जो डी ई रेखा जो है यह एसी को ई बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है, तथा भुजा ए बी को बिंदु रेखा डी ई, भुजा ए बी को भुजा रेखा डी ई डी बिंदु पर और भुजा एसी को रेखा डी ई बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। जो चीज दिया हुआ था वो अपने भाषा में हम लिख दिए, वही दिया है। इसको अंडरलाइन करिएगा ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि यह दिया है, जो सब दिया है वो अपने भाषा में लिखा। तो जो दिया रहेगा वो अपने भाषा में बना कर लिखिएगा, जो आपके मन में आएगा वही आप, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको आप अपने मन में उसे लिखिएगा। तो वही जो त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर यानी बीसी के समांतर डी रेखा है, या डीई समांतर या डीई समांतर क्या है, बीसी है। भुजा एबी को डी रेखा डी बिंदु पर और एसी को रेखा डी जो है ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इतना कुछ दे दिया है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो लिखेंगे सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसको भी अंडरलाइन करिएगा। जो भी रचना हो, जो भी चरण होगा उसको आप अंडरलाइन करिएगा ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो सिद्ध क्या करना है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को यानी डी बिंदु जो है ए बी को और ई बिंदु जो है एसी को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी समान अनुपात यानी ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। यह हमें सिद्ध करना है। क्या, तो ए डी बट्टा डी बी बराबर ए सी बट्टा ई, यानी समान अनुपात में जो डी जो है यह ए बी को विभाजित करती है और ई जो है ए ई को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही हमें सिद्ध करना है। अब हमें रचना का भी जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसमें सिर्फ दिया है कि यह डी ई समांतर बी ई है, बी सी है। तो हमें इसमें रचना का भी जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रचना करते हैं। तो हम डी से जो है लंब डालते हैं किस पर, एसी पर, और इस बिंदु से जो है हम लंब डालते हैं एबी पर। हम इसको एम और इसको एन नाम देते हैं और हम बी को ई से मिलाते हैं और डी को सी से मिलाते हैं। जिस तरह हम रचना कर रहे हैं उसी तरह आप भी कीजिएगा। आपको यदि एग्जाम बोर्ड में पूछा जाएगा तो आपको 5 में 5 नंबर जरूर मिलेगा। सिर्फ आप इसे समझिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यह जो मैथ होता है यह प्रैक्टिस करने वाली चीज होता है, समझने वाली चीज होता है, रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। इसे समझिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो रचना में क्या किया हमने, रचना को भी अंडरलाइन करेंगे। अब रचना में क्या किया वो हम आप बताएंगे कि रचना में क्या क्या किए हैं। तो रचना में किए हैं कि डी से जो है ए बी ए सी पर लंब डाले हैं, यानी डी एन लंब ए सी, और ई से जो है क्या ए बी पर लंब डाले तो यानी ई एम लंब ए बी खींचा। तो डी एन लंब ए सी और क्या डी एन हो गया। अब ई एम लंब ए बी खींचा और क्या किया, बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया और साथ ही सी को डी से मिलाया, सी को
डी से क्या क्या मिलाया। तो इतना जो हम रचना किए अपने भाषा में लिख दिए, इसमें कुछ नहीं करना होता, जो अपना भाषा होता है वो उसी में लिख दीजिए, आपको जो नंबर होगा वो मिल जाएगा। तो रचना हम दे दिए। अब चौथा चरण क्या बचा, प्रमाण। तो अब हम प्रमाण देखेंगे इसका। प्रमाण यानी प्रूव करना है। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं अब इसको। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज एरिया ए डी ई और एरिया डी बी ई में, यानी इस त्रिभुज को देखें, यह जो त्रिभुज है ए बी ई, ए बी ई डी, यानी ए डी ई और बी ई डी, बी ई डी, यह का लंब है, यहाँ पर लंब है यह। तो अब हम इस दोनों त्रिभुज की एरिया की बात करें, तो एरिया यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुण्य, जब हम इस त्रिभुज की बात करें ए डी ई का, ई डी ई का बात करें, तो यह क्या है, यह जो है इसके लिए जो है यहां पर जो देखिए, यह जो है ए डी ई में, ए डी ई में देखिए डी एन जो है क्या करेगा, लंब का काम करेगा, और ए सी जो होगा यह आधार का काम करेगा। क्यों, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। और इस त्रिभुज में देखिए एडीई यानी ए डी ई में लंब कौन हो जाएगा, ई एम जो होगा यह एडी पर लंब होगा और आधार का काम एडी करेगा। तो इसीलिए इसका क्या होता है, आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता। तो आधार कितना है, एडी हो जाएगा आधार, एडी गुने, और ई एम जो होगा यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम भाग दे देंगे कौन सा त्रिभुज से, हम भाग देते हैं त्रिभुज बी डी ई, ए डी ई को बी डी ई से हम भाग दे रहे हैं, बी डी ई त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग देते हैं। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुण्य। अब इसके लिए आधार की बात करें तो आप कहेंगे कि यह एडी होगा आधार। क्यों, क्योंकि ई एम जो है एडी पर लंब है, नहीं एडी नहीं होगा। इस त्रिभुज की बात करें बी डी ई के लिए, तो इस त्रिभुज में आधार बी डी होगा, क्योंकि इसमें एडी तो लिया नहीं रहा, इसीलिए यह त्रिभुज के लिए जो है बी डी ई के लिए बी डी आधार हो जाएगा और ई एम जो होगा यह लंब हो जाएगा। क्योंकि इस त्रिभुज में एडी तो है लेकिन इसमें बी डी ई में जो है एडी नहीं है, इसीलिए इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो आधार बी डी गुण्य ई एम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ई एम से एम कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया कितना। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम इस तरह लिखते हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई बट्टा ए आर त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या बचा, ए डी बट्टा बी डी। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 त्रिभुज इधर का हो गया। अब हम चलते हैं ये त्रिभुज का तो काम खत्म हो गया, ये त्रिभुज का तो काम खत्म हो गया। अब आते हैं इस त्रिभुज का, में इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो अब एरिया त्रिभुज के क्षेत्रफल से किसको दिखाते हैं हम, यदि लिखना होगा तो हम ए आर त्रिभुज, हम इस त्रिभुज में देखें ए ई डी को हम क्या ए डी ई तो लिख सकते हैं ना। इस त्रिभुज में
ADE में या AED में, यहाँ पर AED, तो इस त्रिभुज के लिए जो है ADE तो हम लिख सकते हैं। तो इसके इस त्रिभुज के लिए जो होगा DN जो होगा क्या होगा, लंब होगा, और AE जो होगा यह आधार होगा। तो त्रिभुज ADE हम AED तो लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे ADE भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे ADE ही ADE ही लिखते हैं। का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार कौन हो जाएगा AE, लंब कौन हो जाएगा DN। अब एरिया त्रिभुज DEC में देखे या CED में देखे, एरिया CED में 1/2 गुने इस त्रिभुज के लिए जो होगा क्या हो जाएगा, EC जो होगा यह आधार हो जाएगा, क्योंकि इसमें AE जो है DN जो है AE AC पर लंब है, DN जो है क्या है AC पर लंब है। तो AC को हम AE लिख सकते हैं, तो हम EC क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए यह DN जो है AE पर लंब है तो EC पर भी लंब है, इसलिए EC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा EC, और DN जो होगा यह लंब हो जाएगा। तो DN से DN कट गया, हाफ हाफ कट गया, फिर बचा क्या, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CED बराबर क्या बचा, AE बटा EC, समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम एक चीज गौर करिए कि यहाँ ये दोनों समांतर है, DE बटा BC, हम यहाँ पर लिखते हैं बढ़िया से, DE जो है यह DE रेखा BC के समांतर है। तो हम जानते हैं कि एक ही समांतर और एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज इधर से बना हुआ है और एक इधर से बना हुआ, तो BDE और CED का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि यहां DE समांतर है BC, तो हम जानते हैं कि एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता। हम जानते हैं कि एक ही समांतर रेखा और एक ही जो आधार होता है उस पर समान आधार पर एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ हम जानते, यहाँ पर दिया हुआ है कि DE समांतर है BC और एक ही आधार जो है क्या है, DE है, और उस पर जो है BDE और CED त्रिभुज बना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CED, यह हो गया। अब हम चलते हैं समीकरण किसमें, समीकरण 2 में चलते हैं। अब हम समीकरण 2 में क्या है, एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज CED दिया हुआ बराबर AE बटा AC। तो यहां पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, CED किसके बराबर है, एरिया त्रिभुज BDE के, तो यहां पर हम CED को हम क्या लिख सकते हैं, BED भी लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ADE बराबर एरिया त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा,
ए बट्टा ई सी। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एरिया त्रिभुज सी ई डी बराबर एरिया त्रिभुज बी डी ई। बी डी, इसीलिए हम सी ई डी के जगह पर क्या लिखे हैं, बी डी। तो अब हम इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। तो आप समीकरण 1 और 3 से देखिए, एरिया त्रिभुज एडीई और एरिया त्रिभुज बीडीई, और यहाँ पर बराबर ए डी बट्टा डी बी डी, और यहाँ पर एरिया त्रिभुज एडीई और एरिया त्रिभुज बीडी, यानी यहाँ पर भी LHS और LHS क्या है, बराबर है। यह LHS है इसका और यह LHS है इसका। तो LHS समीकरण 1 का LHS समीकरण 3 के LHS से क्या है, बराबर है। तो इसीलिए यदि LHS बराबर होता है तो क्या होता है, RHS भी बराबर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। देखिए, तो सिद्ध करना में यही प्रूव करना था। सिद्ध करना में देखिए AD बट्टा DB, तो AD बट्टा BD लिखिए या DB, और AE बट्टा EC, तो AE बट्टा EC। तो यहाँ पर जो LHS बराबर है, तो यहाँ पर RHS भी समीकरण 1 का LHS और समीकरण 3 का LHS बराबर है। तो इसीलिए इस दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो ये वीडियो जो है थेल्स प्रमेय यानी आधार अनुपातिकता प्रमेय आपको कैसा लगा, इस तरह आप यदि लिखेंगे, दिया है रचना, सिद्ध करना, रचना है प्रमाण, ये आप अगर अपने मन से बढ़िया से, यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दिया और सिद्ध करना, ये तो अपने आप लिखा जाएगा। सिर्फ रचना उसमें देखना है कि जरूरत है या नहीं, और प्रमाण तो आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से तो देना ही है। इसीलिए सिद्ध करना और दिया है, इसको आप अच्छे अपने मन से लिखेगा, अपने भाषा में लिखेगा। इसीलिए तो आप को ये वीडियो यानी थेल्स प्रमेय आपको समझ में आया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह का वीडियो अब हम पिछले क्लास में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी इसका जो उल्टा है, जो यह सिद्ध करना है तो इसके समांतर क्यों हो, यह जो समान अनुपात में यदि यह रेखा विभाजित करती है तो यह BC के समांतर क्यों है। तो अब हम यह थेल्स प्रमेय के विलोम जो है पिछले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।